हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना केमिस्ट्री का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है टर्म 2 का। फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या मिस्टेक करके आ सकते हो, ऑर्गेनिक में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इनऑर्गेनिक में क्या मिस्टेक करते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं पेपर रिप्रेजेंटेशन पे भी बात करूंगा कि कैसे आप अपना पेपर प्रेजेंट करके आओगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। कैसे मैं प्रेजेंट करके आया था अपना पेपर की मेरे 95 मार्क्स आए थे। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास तो इनफ टाइम है, 2 घंटे का आपके पास टाइम है। 35 मार्क्स का आपका पेपर है। जब 70 मार्क्स का पेपर होता था तो हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता था। अभी टाइम आपका 1 ही घंटा घटा है, जबकि आपका मार्क्स हाफ हो चुके हैं, 35 मार्क्स का है। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, आपको ना फिजिकल केमिस्ट्री में डिफरेंट ग्राफ है। कॉलराउज लॉ में ग्राफ है और केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। वो सारे ग्राफ मैंने आपको रिवीजन नोट्स में भी दिए थे, तो उनको एक बार पेपर से पहले जरूर रिवाइज करके जाना है, क्योंकि उसमें बच्चे गड़बड़ करके आ जाते हैं। इसके अलावा आपको जो न्यूमेरिकल्स है ना, कैसे अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको किस तरह अटेम्प्ट करना है न्यूमेरिकल को। मान लो आपको ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, कि कोई वैल्यू दे रखी है। जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी यूनिट भी आप साथ में लगाओगे, ठीक है। यूनिट लगाना नहीं भूलना है। ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको गिवन है, ठीक है, वो भी वोल्ट में। अब आपको बोलना है ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। क्या निकालना है? ई नॉट ऑफ सेल। तो आप क्या करोगे, तीसरी लाइन में ई नॉट ऑफ सेल पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे। उसके बाद चौथी लाइन में आपको क्या करना है, ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला लिखना है, दैट इज ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और फिर आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। और लास्ट में आपका जो भी आंसर आएगा उसको आपको बॉक्स में डालना है और आंसर लिखना है। इस तरह आपको कुछ यहाँ पे आपके फिजिकल केमिस्ट्री में, तो मतलब जो चीज गिवन है उसके बाद जो चीज आपको निकालनी है, फिर फॉर्मूला, और उसके बाद आप कैलकुलेशन करके लास्ट में आंसर निकालोगे। तो ये आपका मेथड रहना चाहिए आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का। इसके अलावा जहां भी पॉसिबल हो सेल रिएक्शन लिख के आनी है। उसके बाद फाइनल आंसर को आपको मस्ट भी 2 बार चेक कर लेना है कि कैलकुलेशन ठीक करी है कि नहीं करी है। क्वेश्चन में जिस यूनिट में पूछा उस यूनिट में मैंने आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है, और आंसर को बॉक्स में बंद करके आओगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं बताऊं, कन्वर्जन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। ये देखो, आपको साइनोबेंजीन दे रखा है। जब साइनोबेंजीन का मैं सिर्फ हाइड्रोलिसिस करता हूँ, चार्ट में भी मैंने आपको करवाया हुआ है, तो आपको याद भी होगा हाइड्रोलिसिस करने पे आपका एसिड बनता है, बेंजोइक एसिड। लेकिन ना आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन में गिवन है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है आधा हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा CONH2। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, आने के भी चांसेस है पेपर में कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CONH2 अमाइड बनता है, एसिड नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, जैसे अमीन को जब हम HNO2 डालते हैं ना, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें आपका BDC बन जाता है N2Cl। लेकिन इसी के आगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की जगह हीट लिखाओ, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की जगह हीट लिखाओ, तो यहाँ पे आपका फिनोल बनता है। एक भाई ने पूछा भी था ये क्वेश्चन कमेंट में, तो इसका आंसर मैंने अभी यहाँ बता दिया है। अगर हीट लिखा होगा तो आपको फिनोल बनाना है। अगर हीट की जगह 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो BDC ही बना के आओगे। इसके अलावा एनिलीन में ना NaOBr लिख देता है, NaOH/Br2 को NaOBr लिखा मिल जाता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये NaOH/Br2 ही लिखा है, इसका मतलब ये होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। यहाँ पे आपका एनिलीन बनता है, यहाँ पे आपका ये आपको इस तरह गिवन मिलेगा CONH2, इससे आपका एनिलीन बनता है यहाँ पे। तो ये कन्वर्जन में कुछ आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब ना कुछ क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे करके, जैसे कि आपको गिवन मिलेगा फिनोल, और उसमें डाल देगा आपका जिंक डस्ट, और बोलेगा ए कोई कंपाउंड बना है, ठीक है। अब बोलेगा कि ए कंपाउंड में, ए जो कंपाउंड बना उसमें मैंने डाल दिया CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। और ये जो भी कंपाउंड बना ये बी है, और इस कंपाउंड में मैंने डाल दिया KMnO4 और H2SO4। एक कंपाउंड बना C। तो आपसे पूछेगा ABC लिखो और रिएक्शन लिखो। तो ये क्वेश्चन देखते बच्चों, कंपाउंड तो पता चल जाता है कि ABC क्या क्या है, लेकिन वो एक गड़बड़, इसको प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, आंसर को अपना कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से सुनो, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ABC तो लिखना ही है और रिएक्शन भी लिखनी है। कैसे लिखोगे, ये देखो,
ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने लिखा आंसर में, आंसर नंबर मान लो 3 आंसर है, आंसर नंबर 3 का ए पार्ट में आपने लिखा फिनोल आपको गिवन था, फिनोल के अंदर डाला जिंक डस्ट और यहां पे जो क्या बना, बेंजीन बन गया। तो फिनोल ने जब जिंक डाला तो बेंजीन बन गया। अब इसके आगे आपने ब्रैकेट में लिख देना है ए, ठीक है। सेकंड में बेंजीन में क्या डाला था, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां पे आपका टोल्यूइन बन जाता है। इसके ब्रैकेट में लिखोगे बी। ऐसे ही तीसरे में CH3 में जब KMnO4 डालोगे तो वहां पे आपका बनेगा बेंजोइक एसिड। ये तीनों रिएक्शन लिखने के बाद लास्ट में लिखोगे ABCR बेंजीन, टोल्यूइन एंड बेंजोइक एसिड रिस्पेक्टिवली। ये लाइन आपको लास्ट में लिख के आनी है और ये तीनों रिएक्शन लिख के आनी है। ऐसे अटेम्प्ट करके आओगे तो पक्का 3 नंबर मिलेंगे। अगर ऐसे अटेम्प्ट नहीं करा तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन आता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें लिखा होता है कि ए कोई कंपाउंड है जो कि ओजोनोलिसिस में जा रहा है और बी और सी कंपाउंड में टूट रहा है, जिसमें से बी आपको फेलिंग टेस्ट देता है, सी नहीं देता है, और दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, और एबीसी बताना होता है आपको और तीनों की रिएक्शन लिखनी होती है। तो बच्चे एबीसी तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और लिख देते हैं, लेकिन वहां पे रिएक्शन भी पूछी होती है। तो ऐसे ही आपको उसमें भी लिख के आना है कि ए आपका इस तरह बना है, ए लिखोगे, फिर बी रिएक्शन लिखोगे, यहाँ बी लिखोगे, सी लिखोगे, और वहां पे लास्ट में लिखोगे ए बी सी आर दिस रिस्पेक्टिव, ठीक है। ऐसे आपको अटेम्प्ट करके आना है और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली रीजनिंग क्वेश्चन ही आते हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चन में ना आपको मेन लाइन को अंडरलाइन कर देना है। जैसे कि आपकी कोई डी ब्लॉक से आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें आपका डीडी ट्रांजिशन लग रहा है, तो आप एक पॉइंट लिखोगे वहां पे ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन और उसको अंडरलाइन कर दोगे। या फिर कोई स्मॉल साइज की वजह से हो रहा है तो ड्यू टू स्मॉल साइज, कोई हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो रहा है तो ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ऐसी लाइन को आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको आपको अंडरलाइन करना है, ऐसी लाइन को, ठीक है। उसके बाद जहां पॉसिबल हो रिएक्शन लिख के आनी है, जहां भी पॉसिबल हो रिएक्शन लिख के आओगे। डीडी ट्रांजिशन, यही आपको जो लाइनें हैं ड्यू टू करके उसको अंडरलाइन भी करना है आपको। तो 2-2 3-3 लाइन में आपको आंसर लिख के आना है। तो ये सारी चीजों का आपको इनऑर्गेनिक में ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है। प्रेजेंटेशन की कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूंगा। देखो अगर आपका कोई आंसर नंबर 3 है जिसमें आपके 3 पार्ट हैं, आपकी अगर राइटिंग भी अच्छी नहीं है ना तो भी आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। आप क्या करोगे, आंसर नंबर 3 फर्स्ट पार्ट 3 लाइन में या 4 लाइन में आपका आंसर आया, उसके बाद आपने एक लाइन डालनी है। इस लाइन को आप अगर आपके पास टाइम बचता है तो स्केच पेन से डाल सकते हो, और वरना पेंसिल से तो आपको डालनी है। डबल लाइन आपने डालनी है। उसके बाद आपको आंसर नंबर सेकंड पार्ट लिखना है, वो आपका 3 लाइन में आएगा, 4 लाइन में आएगा। उसके बाद आपको लाइन डालनी है। फिर थर्ड पार्ट लिखना है, वो आपका 3 से 4 लाइन में आएगा, और ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है जो भी पार्ट वाले क्वेश्चन होंगे। मतलब कि आपका पता चलना चाहिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद डिस्टिंग्विश होना चाहिए कि आप सेकंड पार्ट पे आ गए हो। 1 लाइन छोड़ के 2 लाइन या 1 लाइन छोड़ के सेकंड पार्ट, फिर 2 लाइन छोड़ के थर्ड पार्ट, ऐसे करके आपको एक पूरी शीट पे जितना हो सके खुला खुला लिखना है, ताकि टीचर को जो आपका एग्जामिनर चेक करे उसको समझ आए कि आपने कौन सा पार्ट कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन चीजों का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, स्केच पेन का यूज करना, जितना हो सके नीट लिखने की कोशिश करना। और एक चीज का जो बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, जो मोस्टली इंटेलिजेंट बच्चे ऐसा करके आते हैं, तो इसको बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। मेरे से भी ये गलती हुई थी। तो ये गलती क्या है कि आपके क्वेश्चन पेपर में मान लो 12 क्वेश्चन है, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया तो क्वेश्चन पेपर में टिक कर दो, सेकंड कर लिया तो टिक कर दो, थर्ड नहीं कर रहा है तो क्रॉस कर दो, फोर्थ कर लिया तो टिक कर दो, फिफ्थ कर लिया तो टिक कर दो, ऐसी 7th नहीं कर रहा तो उसको क्रॉस कर दो। ऐसे ही आपको करते चलना है। इससे क्या होगा, क्या होता है कि ना हम आंसर करते चलते हैं। जैसे मेरे को सारे आंसर आते हैं तो हम करते चलते हैं, और उसमें ना बीच में हमें कोई क्वेश्चन छूट जाता है और हमने यह टिक क्रॉस नहीं करा तो हमें पता नहीं चलता,
ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन करो उसको टिक कर लो, जो ना करो उसको क्रॉस कर लो। पेपर के लास्ट में जितने क्वेश्चन हैं उतने आंसर अपनी शीट में गिनो कि उतने मैंने करे हैं कि नहीं करे हैं। क्योंकि मेरे 95 नंबर क्यों आए थे, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था 3 नंबर का और 2 नंबर की मेरी मिस्टेक थी। तो इस चीज को बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, बाद में आकर रिग्रेट नहीं करना। तो ये थी मेरी तरफ से टिप्स कि आप कैसे केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहे।